Hello students, welcome back. My name is Nitish Verma. I hope you guys are fine. So students देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया था कि जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो किस तरीके से मॉनिटर की गई थी। मतलब हमने क्या इकोनॉमिक प्लानिंग की, इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए हमने किस अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया, उस अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन थे और बेसिकली जो वो प्लानिंग की गई वो प्लानिंग का जो मेन मोटिव थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, और हमारा जो उनका मॉडल था 5 ईयर प्लान का उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। ठीक है स्टूडेंट, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर ब्रिटिशर से हमें इनहेरिट हुआ वो एग्रीकल्चर बहुत स्टेगनेंट था, वो एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था। तो एक बैकवर्ड और स्टेगनेंट एग्रीकल्चर को, ठीक है, वी वांटेड टू चेंज, हम चाहते थे कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हमारे जो भी फार्मिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फार्मर्स की प्रॉब्लम्स है, हम उनको क्या करें, सॉल्व करें। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑल द रिफॉर्म्स व्हिच वर इनिशिएटेड अंडर द एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1956। बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ 1951 में जो प्लानिंग शुरू हुई उसके बाद हमने किस किस तरीके से क्या क्या रिफॉर्म्स कैसे कैसे इनिशिएट किए टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल एंड लैंड एंड फार्मर स्टेटस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, वो रिफॉर्म्स इनिशिएट करने से पहले, उन रिफॉर्म्स को डिस्कस करने से पहले एक बार हम एक मेजर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो लैंड की जो प्रॉब्लम थी, एग्रीकल्चर की जो मेजर प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे वो क्या क्या थी। तभी, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम्स पता चलेगा तब रिफॉर्म्स के बेसिस पे हम समझ पाएंगे अच्छा ये प्रॉब्लम थी तो इस रिफॉर्म से इस प्रॉब्लम को ऐसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर होपफुली आप सबको पता ही है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होता है, लैंड के कल्टीवेशन से या फिर वाटर या फिर कोई नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके जब हम एक तरीके से अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव चीजों को हासिल करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, बेसिकली लैंड से जुड़ी एक्टिविटीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स किसके बारे में, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, आप इसे प्रॉब्लम्स बोल लें, आप इसे फीचर्स बोल लें, जो मर्जी, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हम आज पहले ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स थी। चलो, सबसे पहली प्रॉब्लम जो इंडियन एग्रीकल्चर उस टाइम पे फेस कर रहा था स्टूडेंट, वो क्या थी, वो प्रॉब्लम थी लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की वो क्या थी, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। मतलब इंडिया के पास एक परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे। मतलब इंडिया, जो आप समझते हैं ना भाई, मैं बहुत बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स यूज कर लूं और मैं बहुत एडवांस टेक्निक्स को पढ़ करके एग्रीकल्चर करने लग जाऊं। ठीक है, मेरी सॉइल बहुत फर्टाइल है, ठीक है, मैं पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का प्रॉपर यूज कर रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स इन सब के बाद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, मेरे पास एक प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज का कोई जरिया नहीं है। मतलब किस तरीके से मैं अपनी जो खेत है उनको पानी दूं, ठीक है, वो एक सिस्टम प्रॉपर नहीं है। मतलब इन सब के बाद मैं डिपेंड हो जाता हूं एंटायरली रेनफॉल पे। ठीक है, तो इस केस में ऑल इन वेन, सारी मेहनत मेरी वेस्ट है। क्योंकि आप सोचो ना, कुछ भी कर लो लेकिन टाइम पे जब आपके खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो हार्वेस्ट वैसे ही खराब हो जानी है। सबसे बड़ी जो समस्या इंडियन फार्मर्स के साथ थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। स्टूडेंट्स देखो, दो हम ये सारी बातें कर रहे हैं एक रेफरेंस में, जो रेफरेंस शायद 1950s के आसपास का है, लेकिन स्टूडेंट्स आज की डेट में भी, इन प्रेजेंट डे, ठीक है, इट हैज नॉट बीन चेंज्ड टू मच एक्सटेंट। आज भी जो समस्या है उतनी बदली नहीं है। इंडियन फार्मर्स आज भी कहीं ना कहीं, जो काफी रिमोट एरियाज में, कहीं ना कहीं आज भी वो इन चीजों को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मे भी शायद जो न्यू किसान बिल पास हुआ है, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद कुछ हद तक आपको चीजें समझ में आएंगी कि वो क्या है क्या नहीं है। क्योंकि फार्मर के पार्ट पे प्रॉब्लम है, अभी भी है। ऐसा मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में क्या होता है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ में जो मिडल मैन होते हैं उनकी वजह से भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, पहला है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पॉइंट समझना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
ये पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड प्रॉब्लम जो इंडियन एग्रीकल्चर को स्टूडेंट्स उस टाइम पे फेस करनी पड़ रही थी वो क्या थी, वो थी डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या थी इंडियन एग्रीकल्चर की, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब क्या था, फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी थी। ठीक है, फाइनेंस की बहुत कमी थी, शॉर्टेज थी। देखो स्टूडेंट्स, देखो ऐसा है ना, आपके और मेरे साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्यों नहीं होती, मैं बताता हूं आपको। आप हैं, जैसे मैं हूं, आपने मेरे से बोला कि सर ऐसा है कि मुझे आपका पढ़ाना समझ में आ रहा है, मुझे आपसे ट्यूशन क्लासेस चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। आपने कहा सर मैं तो पहले डेमो ले चुका हूं, पहले से पढ़ चुका हूं, तो ठीक है मैं फर्स्ट या सेकंड डे में आपको फीस दे दूंगा। तो इससे मुझे क्या हुआ, मैंने सर्विस देना शुरू करना है और मेरे पास पैसा आ जाना है। सिर्फ एग्जांपल, आपके फादर मैन्युफैक्चरर है और वो ये स्मार्ट बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया कि सर मैं ऐसे ऐसे आपके बच्चे को पढ़ाता हूँ, मुझे स्मार्ट बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा सर बिल्कुल सर आप लीजिए हमसे, मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, क्या चार्जेस है। उन्होंने कहा सर देखो ऐसा है 3 लाख रुपए का स्मार्ट बोर्ड है। मैंने कहा ओके सर, कैसे पेमेंट करूं। उन्होंने कहा पार्टली पेमेंट करनी है पार्टली कर दो, एक बार में करनी है आप एक बार कर दो, लेकिन सर ऐसा है पहले से बना के नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं होती, तो हम पहले से नहीं बनाते। अगर आप बोलेंगे तो आपके स्पेशल ऑर्डर पे मैं बनाऊंगा। मैंने कहा ओके, लेकिन सर कुछ पेमेंट आप एडवांस कर दो। ऐसा होता है ना स्टूडेंट, कोई भी काम आप जब करते हो तो कुछ एडवांस आप रख लेते हो, ताकि कल को अगर वो सामने वाला पर्सन एक तरीके से मना कर गया, रिफ्यूज कर गया कि भाई मैं तो नहीं लूंगा, तो दिक्कत आ सकती है ना। इसलिए भाई हम एक प्रोविजन लेके चलते हैं, थोड़ा सा पैसा पहले से हम किसी से भी एडवांस में लेके चल लेते हैं कि भाई एडवांस में थोड़ा सा पैसा हमें दे दो। लेकिन स्टूडेंट्स, लेकिन एग्रीकल्चर के केस में ऐसा नहीं होता। फार्मर अपना सारा का सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर देता है और अगले 6-7 महीने तक खाली बैठता है, ये सोचता रहता है कि जब फसल आएगी मार्केट में बेचूंगा तो मैं पैसा कमा पाऊंगा। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स किसकी, एग्रीकल्चर की, कि उनके साथ फाइनेंस की समस्या बहुत रहती है, क्योंकि वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट लैंड पे लगा देते हैं। तो कई टाइम फार्मर्स के पास स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इन केस ऑफ इमरजेंसी फंड्स ही नहीं होते। ठीक है, कोई बीमारी आ गई, कोई मैरिज है, ठीक है, लैंड के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उनके पास फंड्स नहीं होते। तो जो सेकंड प्रॉब्लम इंडियन फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है वो किसकी होती है, प्रॉपर फाइनेंस की। फाइनेंस के जो सोर्सेज है वो प्रॉपर फार्मर्स के पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड, डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। ये याद है ना आपको, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल याद होगा, जमींदारी सिस्टम पढ़ाया था ना, तो वो भी एक डिफेक्टिव है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम प्रॉपर्ली काम ही नहीं करता। जमींदारी सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता मतलब, क्योंकि फार्मर्स के पास वाज लेफ्ट बेयरली टू ईट, सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल से छोड़ा जाता था। तो मतलब आप फार्मर को कहते थे कि भैया तू पूरे साल खेती कर, जो तूने उगाया उसका इतना परसेंट मैं ले जाऊंगा, और जो परसेंट स्टूडेंट्स फार्मर के पास छोड़ा जाता था वो इतना भी नहीं होता था जिसमें वो फीड कर ले, जिसमें वो अपने आप को खुद खा ले। ठीक है, सो ये एक और प्रॉब्लम थी, डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। मतलब इस टेन्योर सिस्टम को भी क्या करना था, इनको भी जरूरत थी चेंज करने की। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करने वाले हैं फोर्थ की प्रॉब्लम, दैट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। अब स्टूडेंट्स, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स के पास एक तो जो लैंड होल्डिंग्स थी वो स्मॉल थी, मतलब 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जमीन, बहुत छोटी छोटी जमीन, और ऊपर से वो भी अलग अलग जगह पे बिखरी हुई। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे आप एक बात सोचो, मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1000 गज जमीन है, आप सुनते ही खुश हो जाओगे। 1000 गज मतलब 100 स्क्वायर यार्ड। आप हो गए यार क्या बात है, 1000 गज बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, 100 स्क्वायर यार्ड एक बहुत अच्छा एरिया होता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा, मैं आपसे ये कहूं कि वो 100 स्क्वायर यार्ड 100 जगह पे बटा हुआ है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड लैंड है, लेकिन वो 100 स्क्वायर यार्ड लैंड जो है वो 100 जगह अलग अलग जगह पे बटी हुई है। इसका मतलब है एक जगह पे कितनी लैंड आई, एक जगह पे आपके पास लैंड आएगी ओनली 10 स्क्वायर यार्ड। अब यार एक बात सोचो, 10 स्क्वायर यार्ड जगह में क्या करोगे, सोच के देखो। अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ 10 स्क्वायर यार्ड लैंड है, तो वो 10 स्क्वायर यार्ड लैंड आपके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उस पे ना कोई शॉप चलेगी, ना उस पे आप कोई घर बना सकते हैं, किसी काम की ही नहीं है।
ठीक है। इनफैक्ट वो तो प्रॉपर पार्किंग के स्पेस के तौर पे भी यूटिलाइज नहीं की जा सकती, किसी काम की नहीं बची। यही सेम प्रॉब्लम स्टूडेंट किसको फेस करनी पड़ी थी? इंडियन फार्मर्स को। कि फार्मर्स के पास पहले तो बहुत से फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास लैंड नहीं थी। वो फार्मर्स जिन लोगों के पास लैंड होती भी थी तो उनके साथ एक दिक्कत क्या थी कि उनके पास जो लैंड थी वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में बटी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए खेती कैसे करेंगे, है ना? खेती करने के लिए आपको एक ही पर्टिकुलर एरिया चाहिए, काफी वास्ट एरिया चाहिए, जैसे कि आप प्रॉपर कल्टीवेट करो और इतना अनाज उगा सको कि खुद के सर्वाइवल के लिए भी बच जाए प्लस मार्केट में बेच के कुछ पैसा भी आ जाए। तो फार्मर्स के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनकी लैंड स्मॉल थी और क्या थी? स्कैटर्ड, छोटी और टुकड़ों में बिखरी हुई थी। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम थी फार्मर्स के साथ? लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। अब नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम? अब देखो स्टूडेंट्स, क्या है, ऐसा होता है कि अगर मैं न्यू दिल्ली के रेफरेंस में बात करूं, दिल्ली के रेफरेंस में बेसिकली मैं बात करूं, तो दिल्ली के रेफरेंस में अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर, ठीक है, इसके अलावा कमला नगर, तिलक नगर, ऐसे कुछ अच्छी मार्केट है, रजौरी गार्डन, ऐसे कुछ अच्छी मार्केट्स है जहां पे आप जा करके हर वैरायटी के क्लोथ ले सकते हो। महंगे भी मिलेंगे, मिड रेंज तक के भी मिल जाएंगे, अच्छे खासे कपड़े आपको मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर परचेजिंग पावर। ठीक है, वैसे ही मान लो आपको मार्बल का काम करना है, फर्नीचर का कोई काम चाहिए तो कीर्ति नगर बहुत फेमस है इन सब चीजों के लिए। कंप्यूटर का कोई काम है आपके पास तो नेहरू प्लेस बहुत फेमस है इन सब चीजों के लिए। सिमिलरली मान लो आपको काम करना है सेलफोन का या अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का तो गफ्फार मार्केट, करोल बाग बहुत फेमस है। मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे, और इनफैक्ट नॉट इन दिल्ली ओनली, मुझे पता है जिस जिस स्टेट्स में भी आप लोग हैं हर स्टेट में ऐसे होगा कि जैसे मैंने आपको बोला आप भी समझ पाओगे कि आपके स्टेट में अच्छा ये वाली मार्केट तो इस चीज के लिए फेमस है। तो ऐसे मार्केट हैं हर एक पर्टिकुलर जो भी अर्बन एरियाज है वहां पे हैं। स्टूडेंट्स, फार्मर के साथ सिस्टम ये था कि एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि अगर मुझे अपने एग्रीकल्चर के लिए इनपुट्स चाहिए तो वो इनपुट्स कहां से लूं, पहली बात। दूसरी बात, चलो मैंने अपना आउटपुट बना भी दिया तो वो प्रॉपर मार्केट, एक लिंक नहीं था ना रूरल मार्केट का अर्बन मार्केट से, एक लिंक नहीं था, जिससे कि फार्मर वर कंपेल्ड, फार्मर्स कंपेल्ड थे कि वो किसको बेचते थे? जो मनी लेंडर, जिनसे वो पैसे क्या करते थे? उधार लेते थे, उन्हीं को बेचना पड़ता था। ऑप्शन नहीं था, क्या करते? उन्हीं को बेच देते थे, नहीं तो महाजन हुआ करते थे उनको बेच देते थे, जमींदारों को देना पड़ता था, फिर जमींदार आगे जाकर के अच्छे बहुत महंगे रेट्स पे बेच दिया करते थे। तो ये स्टूडेंट क्या था, ये एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मार्केटिंग सिस्टम के अंदर फार्मर्स को इसकी वजह से भी फेस करना पड़ा। क्योंकि देखो स्टूडेंट, जब भी मिडल मैन आते हैं तो ये जो मिडल मैन होता है ना, यही हमेशा सारा फायदा उठाता है। ठीक है, ये और ये आपस में लड़ते रहते हैं और ये सारा का सारा फायदा उठा करके चला जाता है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स, जो किसके साथ थी? जो फार्मर्स के साथ थी, फार्मर्स को फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारे पास और है, ठीक है, वो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते, क्या है? दैट इज कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जो फेस करनी पड़ रही थी? दैट वाज कन्वेंशनल आउटलुक। अब एक कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब ये था कि वैसे तो ब्रिटिशर्स ने हमें कमर्शियल एग्रीकल्चर सिखा दिया था, लेकिन फिर भी हमारे एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स का जो फार्मर्स का पोर्शन था वो कंटिन्यू था सबसिस्टेंस फार्मिंग करने में। अब स्टूडेंट्स, ऐसा है ना, हर लैंड सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए नहीं बनी। जैसे हर लैंड कमर्शियल फार्मिंग के लिए नहीं बनी, वैसे हर लैंड सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए भी नहीं बनी। तो इसकी वजह से भी हमें एक बहुत बड़ी, बहुत मेजर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। क्यों फेस करना पड़ा? क्योंकि हम लोग सिर्फ ये सोचते थे उगाओ खाओ। अगर फार्मर्स ये सोचते कि मैं उगाता हूं, मैं मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट करता हूं। व्हाट डू वी मीन बाय मार्केटेबल सरप्लस? मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है अपने कंजम्पशन के बाद सफिशिएंट ग्रो करना so that you can sell it in the marketplace and earn some profit। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपनी कंजम्पशन के बाद सफिशिएंट जनरेट कर लेना, इतना जनरेट कर लेना कि तुम उसको मार्केट में बेचो और मार्केट में बेच के पैसा कमा सको। उससे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसे हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो फार्मर्स के टाइम पे, उस टाइम पे ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केटेबल सरप्लस का वो नहीं था।
वो क्या करते थे, उगाओ और उतना ही उगाओ जितना उनकी फैमिली के कंजम्पशन के लिए काफी है, उतना ही उगाते थे। तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। आज आपके पेरेंट्स अर्न करते हैं, मैं कहता हूं जितना आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए उतना तो वो अर्न कर रहे हैं, बट उससे एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट फ्यूचर कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको क्या किया जा सकता है, कुछ हद तक फाइनेंस किया जा सकता है। हो सकता है फ्यूचर में कोई खुशी मिल जाए, उसके लिए फाइनेंस चाहिए आपको। हो सकता है कि फ्यूचर में किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाए, उसके लिए फंड चाहिए आपको। तो फार्मर्स के साथ ये दिक्कत थी कि उनका जो आउटलुक था वो बहुत कन्वेंशनल था। वो एग्रीकल्चर को सिर्फ क्या मानते थे, वो एग्रीकल्चर को सिर्फ और सिर्फ उगाओ और खाओ तक देखते थे, कमर्शियलाइजेशन को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे। तो जब कमर्शियलाइज करोगे नहीं तो इतना मनी आएगा नहीं, मनी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो फेस कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये मेजर आपसे मैं कहूंगा प्रॉब्लम्स थी जो एग्रीकल्चर की उस टाइम पे क्या की गई थी, जो एग्रीकल्चर की उस टाइम पे देखी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मूविंग अहेड, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। अब हम बात करेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए गए, और जिस भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म को हमने अडॉप्ट किया उसमें बेसिकली हमने क्या क्या चेंजेस किए। ठीक है, अब हम बात करने वाले किसकी, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। ओके, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट्स देखो, बात करते हैं कि रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। तो देखो ऐसा है, जो स्टूडेंट्स रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर है ना, इसको 3 पार्ट में बेसिकली क्लासिफाई किया गया। ठीक है, प्रॉब्लम्स को समझते हुए, ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझते हुए उस प्रॉब्लम को उसी तरीके से सॉल्व करने के लिए रिफॉर्म्स को क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा लैंड रिफॉर्म्स। इन्हीं को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इन्हीं को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स या फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद हमने क्या अडॉप्ट किए, इसके बाद हमने अडॉप्ट किए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। हमने क्या अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, हमने क्या अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, एंड देन वी अडॉप्टेड अ पैकेज ऑफ जनरल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो मतलब एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो इंडियन प्लानिंग थिंकर्स थे, थिंकिंग टैंक था, प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एग्रीकल्चर के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए 3 पैकेज लाएंगे, एक लैंड रिफॉर्म्स का, एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का और एक जनरल रिफॉर्म्स का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वन बाय वन देखते हैं कि हर एक रिफॉर्म में क्या क्या चीजों को चेंज किया गया। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा किसकी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा लैंड रिफॉर्म्स की। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है जिसमें आप क्या करते हो, लैंड के स्टेटस को चेंज करते हो, लैंड के ओनरशिप के स्टेटस को चेंज करते हो, लैंड से कोर, लैंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को क्या करते हो, चेंज करते हो। ठीक है, ये होते हैं आपके लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो लैंड रिफॉर्म्स में स्टूडेंट्स किया गया वो क्या था, वो था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम था स्टूडेंट्स अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट ये था, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था, दैट वाज कि सबसे ऊपर ब्रिटिशर्स उस हायरार्की के अंदर, देन जमींदार, देन फार्मर्स। मतलब वो जमींदार जिनकी पहले जमीनें भी नहीं थी और जिनकी फार्मर्स की जमीनें थी, उनसे छीन करके जमींदारों को जमीनें दे दी गई थी और उनके ऊपर लगान इंपोज कर दिया गया था। आपको याद होगा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट मैंने आपको समझाया था जमींदारी सिस्टम में। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इन इंटरमीडियरीज की, जो बहुत ज्यादा रेट पे फाइनेंस देते थे
प्लस साथ ही साथ में फार्मर की सारी फसल भी हड़प लेते थे। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो लैंड रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए लैंड के ओनरशिप के स्टेटस को चेंज करने के लिए, उसमें जो ये इंटरमीडियरीज थे, जो ये बिचौलिए थे, इन बिचौलियों को वाइप आउट कर दिया गया, इनको उधर से हटा दिया गया, सो दैट फार्मर्स जो है अब क्या कर सके, फार्मर्स अब अपना एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना सके, किससे, मार्केट से। अब फार्मर्स को किसी भी तरीके का जो भी अपना लैंड्स के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं उसको इंटरमीडिएट को देने की जरूरत नहीं है, सीधा दे कैन गो टू मार्केट, वहां मार्केट में जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जिसमें ये बीच के जो जमींदार सिस्टम है इनको हटाओ, गवर्नमेंट ने अपने ही इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया, तो जैसे एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ताकि फार्मर डायरेक्टली इनके पास जाए और अपने आउटपुट को बेचे और एक अच्छा रेट कंपैरेटिवली पहले के उसको मिल सके। तो पहला काम लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लैंड के स्टेटस को चेंज करने के लिए ये किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली समझ में आया होगा। फिर इसके बाद की गई लैंड सीलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद की गई लैंड सीलिंग। अब स्टूडेंट समझो लैंड सीलिंग का मतलब क्या है। लैंड सीलिंग का मतलब स्टूडेंट बेसिकली ये होता है कि अगर कोई पर्सन जो है जिसके पास एक मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड से ज्यादा भी लैंड है, तो करेंगे क्या, उस पर्सन की लैंड को ले करके लैंडलेस फार्मर्स के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, अब जैसे पहले के लोग तो कहते थे भाई जहां तक देखो उतनी मेरी जमीन, ठीक है, जहां तक आपकी आंखें देख सकती है उतनी मेरी जमीन, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कर क्या रहे हो उस जमीन का। ठीक है, वो तो एक तरीके से आइडियल पड़ी है, किसी भी काम की नहीं, आपके इंडिविजुअल काम की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आप कल्टीवेट उसको उस लेवल पे कर नहीं रहे, प्लस कंट्री के काम में भी नहीं आ रही। एक तरीके से वो लैंड रिसोर्स है, वो यूज किया जा सकता है आपके इंडिविजुअल मोटिव को सर्व करने के लिए प्लस कंट्री के मोटिव को सर्व करने के लिए, लेकिन जब तुम उस पे बोल के बैठे हो कि ये ओनरशिप मेरी है, ये लैंड मेरी है, अगर तुम ऐसा उस पे बोलते हो, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्शन ही नहीं होता, तो वो तो वेस्ट है ना। ऐसे रिसोर्सेस का करना क्या जो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और लैंड सीलिंग करी, कि मतलब एक लिमिट लगाई। ये लिमिट स्टूडेंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग थी, क्योंकि कई की लैंड बहुत फर्टाइल थी, कई लैंड जो थी बहुत मतलब कंपैरेटिवली इनफर्टाइल थी। तो जो इनफर्टाइल है वहां पे लैंड ज्यादा दे दी गई क्योंकि ज्यादा अर्निंग चाहिए। ठीक है, जो फर्टाइल थी वहां पे लैंड कम रख ली गई। तो मतलब इस तरीके से अलग अलग स्टेट वाइज इसकी जो लिमिट थी सीलिंग की वो अलग अलग रखी गई। ठीक है, कि अब क्या होगा, हर स्टेट के हिसाब से एक लैंड मैक्सिमम तय कर दी गई कि एक इंडिविजुअल कैन होल्ड अप टू दिस मच एक्सटेंट। एक इंडिविजुअल इतना ही एक्सटेंट तक अपने लैंड को होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा जो भी लैंड उसके पास होगी वो सीज कर दी जाएगी। क्यों सीज की जाएगी? उससे वो लैंड ली जाएगी और किसको दी जाएगी? जो लैंडलेस फार्मर्स है, वो लोग जिनके पास जमीनें नहीं है, जो एक तरीके से टिलर के तौर पे काम कर रहे हैं, मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं, खेती करना जानते हैं, जमीन नहीं है, जमींदारों के दबाव में बिल्कुल फंस चुके हैं, वैसे लोगों को वो जमीनें दी जाएंगी, जिससे कि कंट्री के अंदर दोनों लोगों का फायदा हो गया। ये पर्सन कल्टीवेट कर नहीं रहा था, बेकार पड़ी थी, अब उसके कल्टीवेशन के लिए जिसकी खुद की जमीन जब उसकी होगी तो वो और इंटरेस्ट लेके क्या करेगा, कल्टीवेट करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट क्या कर दी गई, लैंड सीलिंग कर दी गई। तो लैंड सीलिंग का मतलब क्या है? बेसिकली इट इंप्लाइज द फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, ठीक है, विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। क्लियर है आपको कि बेसिकली हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं किसका, एक मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड जो एक इंडिविजुअल अपने पास क्या कर सकता है स्टूडेंट, होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये लैंड सीलिंग के अंदर किया गया। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ही एक और रिफॉर्म मतलब एक और चीज को अडॉप्ट किया गया, विच वाज समथिंग कॉल्ड टेनेंसी रिफॉर्म्स। ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमने क्या अडॉप्ट किए, टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या क्या था वो समझो। टेनेंसी रिफॉर्म में 2-4 चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई, जिससे कि ओवरऑल जो जमींदारी सिस्टम है और लैंड से जुड़ी जितनी मेजर प्रॉब्लम से खत्म हो जाए। जैसे कि टेनेंसी रिफॉर्म में सबसे पहले क्या किया गया, टेनेंसी रिफॉर्म्स के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर टेनेंट्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब बेसिकली ये था कि जितने भी टेनेंट्स हैं जो किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है,
होगा क्या, उनके लिए रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए जाएंगे। उनके रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने का मतलब क्या है कि भाई बिना किसी रीजन के आप टेनेंट को, मतलब जो फार्मर आपकी जमीन पे काम कर रहा है, बिना किसी रीजन के उसको नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर उसने कोई बहुत बड़ी गलती करी है, कुछ ऐसा हो गया है, आप कुछ और प्लान कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन जब तक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि होता क्या है, देखो ऐसा कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोगों का काम चलता है ना तो लोग रेंट बढ़ा देते हैं कि भाई इसका काम चल रहा है, इससे ज्यादा ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा, क्योंकि इसका काम चल रहा है, जगह पे जम गया है, तो वो खाली नहीं करेगा। अब वो खाली नहीं करेगा, इसके लालच में आके आप उससे ज्यादा रेंट लेते हो। तो इसलिए टेनेंसी रिफॉर्म्स निकाले गए, जिसमें सबसे पहले फार्मर्स को सिक्योर किया गया कि तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, किसी भी, ठीक है, किसी भी तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा जब तक कोई वैलिड रीजन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ये किया गया। साथ ही साथ में फार्मर्स को इस बात के लिए भी सिक्योर किया गया कि जो लैंड तुम टेनेंट, एज अ टेनेंट ले चुके हो, वो लैंड अब ओनर के पर्सनल यूज के लिए नहीं ली जाएगी। जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स, आप किसी जगह पे जाते हो, आप अपना एक रेंट पे फ्लोर लेते हो, दो आपका ओनर नीचे रहता है, आपने रेंट पे फ्लोर ले रखा है, लेकिन वो ओनर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अब आपके फ्लोर पे नहीं आ सकता। ठीक है, आप अपने फ्लोर पे क्या करते हो, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, कि कोई तोड़ फोड़ बिना मतलब की चीज नहीं कर रहे हो, ये इंक्वायरी करने वो आ सकता है, क्योंकि उस पर्सन की वो इन्वेस्टमेंट है, उस पर्सन की वो लैंड है, वो देखने आ सकता है, क्योंकि कल को कुछ अगर गलत हुआ तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो ये पूछताछ कर सकता है। लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स आ गए, उसके कोई फ्रेंड्स आ गए, तो वो आपसे बोल रहा है भाई तुम, ये मेरी जमीन है तो ये भी इस घर में रहेगा, आप कहोगे सॉरी, ये फ्लोर मैंने आपसे रेंट पे ले चुका हूं, आप अपने जो भी फैमिली मेंबर्स है, आपके जो भी फ्रेंड्स है, आप इनको कहां पे स्टे करोगे अपने गेस्ट को मुझे नहीं पता, लेकिन ये पोर्शन मैंने ले लिया आपसे, जब तक मैं रेंट पे हूं तब तक मेरे को खाली करवा दोगे, ठीक है, तो आप जो मर्जी यूज करो। तो यही कहा गया कि भाई आज जब तुम उसको एक तरीके से टेन्योर पे, मतलब रेंट पे ले लोगे, तो उसके बाद जो उसके अंदर इंटरेस्ट है किसी भी तरीके का लैंड ओनर का, वो खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्टूडेंट और क्या किया गया टेनेंसी रिफॉर्म्स के अंदर, दैट वाज रेगुलेशन ऑफ रेंट। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेंट विच वाज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर क्रॉप। ठीक है, अब क्या था कि फार्मर से पहले क्या कहते थे, भैया 50% दो, 60% दो, 70% दो, जमींदार यही करते थे ना जमींदारी सिस्टम में, कि फार्मर से जितना मर्जी एक्सट्रैक्ट कर सको एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अब कहा गया अगर तुमने, क्योंकि टेनेंसी रिफॉर्म्स इज ऑल अबाउट जब तुम टेनेंट हो, तो टेनेंसी का मतलब क्या होता है, जब तुम टेनेंट हो, किराएदार के तौर पे हो, तो किराए के तौर पे तो तुम्हारा भी तो कुछ सेफगार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे रेंट को रेगुलेट कर दिया गया कि आपने रेंट पे जमीन दे दी, आपने जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसका 1/3 उसको देना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं देना। ये नहीं कि तुम्हारी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी हुई है तो तुम उसको बहुत ज्यादा दोगे, क्रॉप प्रोडक्शन खराब हुई है तो खराब दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा हुई है तो भी 1/3, खराब हुई है तो भी उसका 1/3 शेयर ही देना है। दैट वाज ऑल। लाइक मतलब इसका मतलब अगर मान लो आपने सपोज दैट कि 60 kg ग्रो किया, तो 60 kg का 1/3 स्टूडेंट्स कितना हो गया, 20 kg। यू जस्ट नीड टू सबमिट 20 kg टू द लैंड ओनर। लैंड लॉर्ड को सिर्फ 20 kg देना है, इसके ऊपर एक थैला उसको आपको देने की जरूरत नहीं है। ये टेनेंसी रिफॉर्म्स के अंदर रेगुलेशन ऑफ रेंट को इस तरीके से अडॉप्ट किया गया। तो स्टूडेंट बेसिकली जब टेनेंसी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया तो ये क्या थे, ये कुछ स्टेप्स थे जो क्या किए गए, जो स्टेप्स अडॉप्ट किए गए थे, इनिशियली इनिशिएट किए गए थे, जिससे कि जो फार्मर है उसके स्टेटस को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, अब स्टूडेंट्स और बात करते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स है उसमें क्या अडॉप्ट किया गया। लैंड रिफॉर्म में देखो, लैंड सीलिंग हमने पढ़ लिया कि लैंड सीलिंग की गई। अब लैंड सीलिंग के बाद क्या किया गया स्टूडेंट्स, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। भाई हमने ये भी पढ़ा था ना एक प्रॉब्लम के कुछ फार्मर्स तो जो थे जिनके पास सरप्लस जमीन थी, कुछ थे जो लैंडलेस थे। तो जो सरप्लस वाले थे और जो लैंडलेस थे उनके बीच में एक सेटलमेंट कराया कि भाई तुम्हारे पास एक लिमिट तक सरप्लस रह सकता है, उसके ऊपर का तुमसे ले लेंगे और लैंडलेस को दे देंगे। इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन स्टूडेंट कुछ ऐसे थे जिनके पास जमीनें थी लेकिन बेकार। कौन से वाले, जिनकी जमीनें बटी हुई थी, जैसे 1000 गज जमीन 100 जगह पे बटी हुई थी, क्या करोगे उस जमीन का, कुछ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया। मतलब जितनी भी लैंड होल्डिंग्स हैं तुम्हारी, जितनी भी लैंड होल्डिंग्स तुम्हारी जितनी भी जगह पे है, गवर्नमेंट तुमसे वो जमीनें ले लेगी और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आपको वो सारे का सारा समअप करके दे देगी। जैसे 1000 गज जमीन है, ठीक है, आपके पास इतनी जगह बटी हुई है, वो सब जगह से आप गवर्नमेंट को उसको दे दो। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको किसी एक ही जगह पे 1000 गज, 980 गज, 950 गज, जो भी जितना मैक्सिमम अवेलेबल रहेगा,
वो अवेलेबल आपको करवा देगी। इससे आपकी समस्या खत्म, एक ही जगह पे जमीन आ गई। अब एक ही जगह पे जमीन आ जाने की वजह से आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, इससे आपको फायदा रहेगा। तो ये एक रिफॉर्म था जो क्या किया गया, जो अडॉप्ट किया गया। इसके बाद स्टूडेंट अपने लैंड रिफॉर्म्स में ही एक पॉलिसी और अडॉप्ट की गई थी, विच वॉज नथिंग बट कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। आप इसे कोऑपरेटिव फार्मिंग बोले, कोऑपरेटिव कल्टीवेशन बोले, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। अब सुनिए कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या था। कोऑपरेटिव फार्मिंग का बेसिकली मतलब ये था, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि जब तुम एक ही गांव के लोग हो तो जनरली एक गांव के अंदर एक ही तरह की लैंड होगी ना, ठीक है, मतलब सॉइल एक तरह की होगी। तो जब सॉइल एक तरह की है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम एक ही तरह की क्रॉप को ज्यादातर ग्रो कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जमीन है, एक ही तरह की सॉइल है और तुम वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो कर रहे हो, नहीं हो सकता ना। ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, क्रॉप्स जो होती हैं वो भी वैरायटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जो आपकी सॉइल है वो किस नेचर की है। जिस नेचर की सॉइल होगी उसके अकॉर्डिंगली आप क्रॉप को ग्रो कर सकते हो, इजंट इट राइट, ठीक है। तो जब मैं आपसे ये कहता हूं स्टूडेंट कि फार्मर जब एक ही गांव के हैं, एक ही तरह की क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और अलग 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 अपने इंडिविजुअल तौर पे क्या कर रहे हैं, सेलर के पास जाते हैं कि भाई कितने का है, क्या है, कैसे है, तो उस केस में प्रॉब्लम होती है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया गया, कोऑपरेटिव फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। गवर्नमेंट ने ये कहा कि तुम अब एक काम करो, तुम अब कलेक्टिव बार्गेन करना शुरू करो, पूरा गांव मिल करके सेलर के पास जाओ, जो भी पर्सन है, जो भी कमेटी जो तुमसे खरीद रही है आउटपुट, तुम सारे मिल के उसके पास जाओ, ठीक है, कि हम पूरे गांव वाले मिलके आपको इतना वीट दे देंगे, इतना पैडी दे देंगे, या इतना मान लो अनियन दे देंगे, इतना पोटैटो दे देंगे, बताओ कितने खरीदोगे। अब एक बंदा जाएगा तो वो बार्गेनिंग कर लेगा, भाई मैं तो इतना खरीदूंगा। अब जब सारे लोग मिलके जाएंगे तो उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे बोलेंगे भाई हम इससे कम तो बेचेंगे नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, तो वो अपना मार्जिन कम करेगा और फार्मर को ज्यादा देगा। सिमिलरली परचेजेस के वक्त भी, कि फार्मर को परचेज करते वक्त भी क्या करेगा, फार्मर सारे मिलके जाएंगे, जब सारे मिलके परचेज करने जाएंगे तो भी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि भाई एक जाएगा तो बोलेगा इतने का बेचूंगा। जब आप सोचो बल्क में, क्योंकि जब सारे जा रहे हो तो मीन बल्क परचेज, जब बल्क परचेज होगा तो रेट लोअर डाउन हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को फार्मर्स के बीच में बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग क्या करें, कोऑपरेटिव फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करें, एक साथ मिल करके चीजों को खरीदे और एक साथ मिलकर के ही चीजों को बेचे। तो ये रिफॉर्म्स थे स्टूडेंट जो किस में अडॉप्ट किए गए, जो कि लैंड के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की, कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो थे वो क्या थे, वो क्या अडॉप्ट किए गए, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म की, तो सबसे पहला पॉइंट जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में हमारे पास है वो क्या है, यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है। सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जो स्टूडेंट अडॉप्ट किया गया वो क्या किया गया, यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। HYV सीड्स क्या है, हाई yielding variety seeds, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया, यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। सबसे पहले हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट था क्या, इसको समझते हैं स्टूडेंट ध्यान से। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स स्टूडेंट्स एक तरीके से ना इन सीड्स को लैब्स में तैयार किया जाता है। इन चीज को लैब में इस चीज को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है कि क्या क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या ऐसे एक तरीके से मैं बोलूंगा इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो ज्यादा चाहिए होते हैं किसको, प्लांट की ग्रोथ के लिए। जैसे प्लांट को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, फास्फोरस ज्यादा चाहिए, आयरन ज्यादा चाहिए, तो ये चीजें जो है प्लांट्स की ग्रोथ के वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। तो HYV सीड स्टूडेंट इसी तरीके के लैब में प्रिपेयर किए जाने वाले सीड्स हुआ करते थे, जिनके अंदर, जिन बीज के अंदर इन सब चीजों की मात्रा, इन सब चीजों का क्वांटम ज्यादा दिया जाता था, सो दैट फार्मर जब इसको कल्टीवेट करना शुरू करे तो वो बहुत इजीली क्या कर सके, एक कम इनपुट लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पा सके।
कम मेहनत लगे और आउटपुट जो है फार्मर की वो ज्यादा है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या किया गया, HYV सीड्स के यूज को बढ़ावा दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा HYV सीड्स को यूज किया जाए। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को एम्फेसाइज किया गया कि तुम केमिकल ज्यादा यूज करो। जो तुम पहले मेन्योर यूज करते थे, काउ डंग यूज करते थे, उसकी जगह पे पेस्टिसाइड्स यूज करो, इंसेक्टिसाइड्स यूज करो। इससे क्या होगा, इससे मेहनत कम लगेगी और आउटपुट फसल जो है वो ज्यादा से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए क्या किया गया, फार्मर्स को प्रोवोक किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया कि तुम क्या करें, तुम ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को इस्तेमाल करो। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया स्टूडेंट्स, इसके बाद साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसको प्रमोट किया गया, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया गया। इसका मतलब क्या था स्टूडेंट, इसका मतलब ये था कि अब जो खेती होगी वो साइंटिफिक तरीके से होगी। पहले फार्मर क्या करते थे, भैया बीज लेके आए, सीधा बो दिया और कल्टीवेट करना शुरू हो गए, जिससे कि क्या है, जिससे उनको सॉइल की फर्टिलिटी का नहीं पता, वेदर कंडीशंस का नहीं पता। ठीक है, किस तरह की सॉइल किस चीज के फसल के लिए बहुत बेस्ट होगी ये नहीं पता। इसलिए साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज किया गया, जिसमें उनको बोला गया कि पहले तुम अपनी लैंड को समझो, उसकी सॉइल को समझो, उसके अकॉर्डिंग क्रॉप का सिलेक्शन करो। तुम्हारी लैंड कैसी है और तुम्हारी सॉइल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग क्रॉप सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद सॉइल की प्रिपरेशन करो। ठीक है, उसके बाद रोटेशन करो क्रॉप्स का, मतलब एक ही तरह के क्रॉप्स को मत यूज करते रहो, एक ही तरह के क्रॉप्स को यूज मत करते रहो, क्रॉप रोटेट करो, बार बार मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे आओ, सिंगल क्रॉप से मल्टी क्रॉप पे कि इस सीजन में ये ग्रो किया, उस सीजन में वो ग्रो किया, उस सीजन में वो ग्रो किया, अलग अलग सीजन में क्या करो, अलग अलग क्रॉप को ग्रो करो। इसके बाद क्या करो, इसके बाद बेसिकली सीड को सेलेक्ट करो, मतलब अपनी लैंड को समझ गए, सॉइल को समझ गए, उसके अकॉर्डिंग सीड को समझो कि वहां पे बेस्ट सीड कौन से रहेंगे यूज करने के लिए। तो ये स्टूडेंट किस में किया गया, ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली ये बात भी समझ में आई होगी। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जनरल रिफॉर्म्स जो थे वो कौन से अडॉप्ट किए। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं किसकी, जनरल रिफॉर्म्स की, कि जनरल रिफॉर्म्स क्या थे जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टूडेंट जनरल रिफॉर्म्स की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एक बहुत बड़ी समस्या फार्मर्स फेस कर रहे थे वो था इरिगेशन। तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सबसे पहले जो इरिगेशन की समस्या थी इसको सुलझाया गया कि जो आप लैंड को कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हो पानी ना होने की वजह से, ट्यूबवेल्स ना होने की वजह से, और आपका हैवी डिपेंडेंस है रेनफॉल पे, इसकी समस्या को दूर किया जाए। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स नो यूज, HYV सीड्स नो यूज। ठीक है, तुमको लैंड दे दी, तुम्हारे पास लैंड का रेंट रेगुलेट कर दिया, लेकिन प्रॉपर तुम्हारे पास लैंड को इरिगेट करने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर लो, सब चीजें बेकार है। तो इसलिए जनरल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले क्या किया गया स्टूडेंट, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटी, जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था कराई गई। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, फार्मर के साथ दिक्कत थी क्रेडिट की। ठीक है, अब क्रेडिट ना, आगे एक चैप्टर हम पढ़ेंगे रूरल क्रेडिट, उसमें तो बहुत डिटेल में समझना है कि रूरल क्रेडिट क्या है और किस किस टाइप के होते हैं। यहां पे बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है, अब ये क्या है, देखो स्टूडेंट्स, पहले फार्मर्स के साथ क्रेडिट की प्रॉब्लम तो थी, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, फार्मर्स के साथ किसकी प्रॉब्लम थी, क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, फाइनेंस की दिक्कत थी। अब ये फाइनेंस वो किससे लेते थे, या तो फैमिली के लोगों से ले लेते थे, ठीक है, नहीं तो जमींदार हैं, ठीक है, नहीं तो बिग ट्रेडर्स हुआ करते थे उनसे लेते थे, नहीं तो कौन होते थे, जब फैमिली मेंबर्स हो गए, जमींदार हो गए, बिग ट्रेडर्स हो गए, या फिर महाजन हुआ करते थे उनसे लेते थे। तो अलग अलग लोगों से लेने की वजह से उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता था, जिससे फार्मर कहीं ना कहीं
एकदम डेट ट्रैप में फंस जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस समस्या को दूर करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को बढ़ावा दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज को अवेल करवाया, लेकिन इंस्टीट्यूशनल तरीके से। मतलब गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया, रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया गया, और इन सारी की सारी फंक्शनिंग, इन सबकी फंक्शनिंग बहुत प्रॉपर रहे, सिस्टमैटिक रहे, इसके लिए नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको याद है समझाया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसके बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, जिसका काम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम है पूरे इंडिया के अंदर सारी की सारी बैंकिंग अथॉरिटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करना। वैसे ही आरबीआई ने अपना एक सब्सिडियरी बैंक बना रखा है, जैसे हम कहते हैं ना ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, तो वैसे ही आरबीआई ने अपना एक हैंड बनाया, जिस हैंड का नाम दिया नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का काम क्या था, नाबार्ड का काम था पूरे के पूरे भारत देश के अंदर जितना भी रूरल क्रेडिट जाए, चाहे वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जाए, मींस चाहे वो शादी के लिए जाए, या किसी की डेथ सेरेमनी के लिए जाए, या फिर वो लैंड से जुड़ी समस्याओं के लिए जाए, रूरल पार्ट की बात कर रहा हूं सिर्फ, या फिर वो खेती बाड़ी से पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाए, किसी भी पर्पस के लिए जब रूरल क्रेडिट दिया जाएगा तो उन सब की मॉनिटरिंग जो भी इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, चाहे कि आरआरबी दे, चाहे कोई कमर्शियल बैंक दे, कोई भी दे, उन सब की मॉनिटरिंग कौन करेगा, नाबार्ड। तो नाबार्ड एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इट इज नाबार्ड इज व्हाट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है आपके पास नाबार्ड। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के सोर्सेज को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स होता क्या है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है और फार्मर्स के ऊपर कोई डेट ट्रैप जैसी सिचुएशंस नहीं आती। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को स्टूडेंट्स बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, मतलब अलग अलग जगह पे रूरल मार्केट को अर्बन मार्केट से लिंक किया गया, फार्मर्स को एजुकेट किया गया कि किस तरीके से वो अपनी क्रॉप्स को डायरेक्ट एपीएमसी कमिटीज तक या फिर गवर्नमेंट के एस्टैब्लिश्ड या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्केट्स में जाकर के बेच सकते हैं। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इस चीज को क्या किया गया स्टूडेंट, बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या किया गया, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जिसको आप लोग ज्यादातर किसके नाम से जानते हैं, एमएसपी के नाम से, विच मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स को कुछ क्रॉप्स की प्रोडक्शन के ऊपर क्या दिया गया, एमएसपी दिया गया। एमएसपी का मतलब ये था कि अगर आप इस क्रॉप को बेचना चाहें तो आप जहां मर्जी जाकर के आप इसे बेच सकते हैं। ठीक है, आपको अगर आपके अकॉर्डिंग प्राइस नहीं मिल पाता और लॉस में बेचना पड़ रहा है तो लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए का आप बनाते हैं, 120 रुपए का गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी। ठीक है, फिर भी मार्केट में जाओ, 130, 140, 50, 200, जितने का बिकता है बेच दो, जितने का बिकता है बेच दो, लेकिन नहीं बेच पाए तो मिनिमम किस रेट पे, मिनिमम एक रेट डिसाइड किया जाएगा, उस रेट पे गवर्नमेंट जो है आपसे उस क्रॉप को खरीद ही लेगी। तो ये था प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जो स्टूडेंट किस में स्टैब्लिश किया गया था, जो आपके जनरल रिफॉर्म्स में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे स्टूडेंट्स जो कि क्या किए गए थे, इनिशिएट किए गए थे एग्रीकल्चरल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए। होपफुली स्टूडेंट्स आपको सारे रिफॉर्म अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रॉब्लम्स पहले मैंने आपको समझाई, वो आपको क्लियर हो गई, फिर मैंने आपसे बात कर ली कि कौन कौन से रिफॉर्म्स को किस किस तरीके से अडॉप्ट किया गया एग्रीकल्चर के स्टेटस को ठीक करने के लिए। अब स्टूडेंट्स हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, मतलब जिसने एग्रीकल्चर के, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर को, मतलब ऐसा नहीं कि इसको इंडिया ने ही अडॉप्ट किया, जिस पॉलिसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जिस रिफॉर्म के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो वर्ल्ड के बहुत सारे देशों ने, लगभग सारे देशों ने ही अपने अपने टाइम पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए अडॉप्ट किया था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट उसी रिफॉर्म की जो कि सारे देशों ने अडॉप्ट किया, किसको ठीक करने के लिए, अपने एग्रीकल्चरल स्टेटस को ठीक करने के लिए। ठीक